स्वस्थ शरीर के लिए जानकारियों की सौगात लेके आप सभी के सामने पुनः मुखातिब हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य के सजीव फोन कार्यक्रम में। कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य एक ऐसा मंच है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। इसके पीछे हमारी अभिव्यक्ति यही है, हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें। किसी कारण से आप अस्वस्थ हैं तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप पुनः स्वस्थ हो जाएं। इस श्रृंखला में खास बातचीत हम करने वाले हैं दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शीत ऋतु यानी कि सर्दियां शुरू हो गई हैं और ऐसा तो माना जाता है कि सर्दियां हमेशा से स्वस्थवर्धक रहती हैं, लेकिन जिस तरह से शीत लहर शुरू हुई है वाकई चिंता का विषय है। कुछ पेशेंट्स पर्टिकुलर बीमारी के बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो इस मौसम में बढ़ती हैं, इस बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो श्वास संबंधित प्रमुख रोगों के बारे में हम बातचीत करेंगे, इनके निदान के बारे में बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडियो मौजूद हैं। डॉक्टर लोकेंद्र दवे सर हैं, आप प्रोफेसर हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, गांधी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा आज का ये अंक सजीव फ़ोन इन होता है। तो 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार डिस्प्ले होंगे। पहला फ़ोन नंबर है जो टोल फ्री नंबर है, आप चाहें तो लिख लें 180002330040। दूसरा लैंडलाइन यूज़र्स के लिए फ़ोन नंबर है 0755 भोपाल का आप STD कोड लगाएं और 2660049। ये दोनों फ़ोन लाइन शाम को 5:30 बजे तक खुली हुई है। 5 बजे तक सर्दी के मौसम में जो श्वास संबंधित रोगों के बारे में बातचीत हम करेंगे, उस विषय पर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप लोकेंद्र दवे सर से पूछ सकते हैं। 5 बजे के बाद सेकंड सेगमेंट का विषय हम आपको बताएंगे। तो दर्शकों, हम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि एक आम व्यक्ति यही जानता है कि सर्दी का जो मौसम होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ऐसे में संक्रमण भी कम फैलता है, लेकिन श्वास संबंधित पेशेंट्स के लिए हमने सुना है कि काफ़ी तकलीफ बढ़ती है। वो किस प्रकार की उनके क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सर्दी का स्टेबल मौसम है तो उसमें खान पान और मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से हम मानते हैं कि हेल्दी मौसम होता है। इसमें कोई भी खाया पिया चीज़ जो है ज़्यादा अच्छे से पच जाती है, उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन सब अच्छा होता है। तो इस दृष्टि से जो आम धारणा है कि एक सर्दी का मौसम हेल्दी सीजन है, तो ये एक ठीक बात है। लेकिन अगर हम संक्रामक रोगों को और ठंड से होने वाली समस्याओं को प्रॉपर एड्रेस करें तो फिर ये मौसम जो है ये हमारे लिए हेल्दी हो सकता है। ठंड के समय में जैसे शुरुआत होती है ठंड की, तो अचानक जब मौसम बदलता है तो उस समय कई सारे संक्रमण जो हैं वो बहुतायत होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और निमोनिया के पेशेंट जो है, अधिकतर जो ओल्ड एज पेशेंट हैं या बच्चे हैं उनमें निमोनिया होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो ये समस्याएं हो जाती है। और जिनको सांस संबंधी ऑलरेडी परेशानियां हैं, जैसे COPD और अस्थमा के जो मरीज हैं, तो उनको अगर दवाइयाँ समय पर नहीं लें तो उनको अटैक आते हैं फिर इस समय। और वो हमेशा इस तरह की जो पेशेंट्स हैं उनकी वजह से OPD की संख्या हमारी बढ़ती है। इसी सीज़न में जैसे दिवाली का भी मौसम गया है तो पोल्यूशन भी बहुत होता है हवा में, और ठंडक के कारण सुबह सुबह कोहरा भी बहुत होता है। तो जो पोल्यूशन है और जो कोहरा है या ओस है, उनका मिक्सचर जो स्मॉग कहलाता है, स्मॉग इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर हेल्थ। तो ठंडक की वजह से ये सारी जो समस्याएं पैदा होती है, तो रेस्पिरेटरी हेल्थ जो लोगों की है इस समय अक्सर हमने देखा है कि बिगड़ती है। और यदि प्रॉपर देखभाल नहीं की जाए, प्रॉपर दवाइयाँ नहीं दी जाए या प्रॉपर परामर्श नहीं लिया जाए डॉक्टर्स का, तो कई बार समस्याएं आती है और मरीज परेशान होते हैं फिर। बिल्कुल। शीत लहर जिस प्रकार से अभी पूरे हम भारत की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में तो है ही उसका असर, सभी जगह उसका असर है। ऐसे में शुरुआती जो ठंड होती है वो वाकई उसके लिए हमारा शरीर तैयार भी नहीं होता है। और ऐसे में श्वास संबंधित जो प्रमुख रोग हैं, चाहे जैसे डॉक्टर लोकेंद्र सर ने बात की, दमा की बात की, या COPD की बात की, या मौसम में धूल और एलर्जी के जो कारण वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, उसके पेशेंट्स वाकई तकलीफ़ उनको होती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ठंड के मौसम में आप कुछ ध्यान रखें और ऐसी बीमारियों को होने से बचें। सर, जैसे आपने बताया कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी बीमार हैं, जो ऑलरेडी मेडिसिन्स पे हैं, इनहेलर्स पे हैं, स्टेरॉइड्स भी उनको लेने पड़ते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ठंड का जो मौसम आता है तो क्या आप लोग कुछ उनको हिदायत भी देते हैं कि किस तरह से ठंड से बचें? क्या वो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? लेकिन नॉर्मली जो नॉन रेस्पिरेटरी पेशेंट हैं, जैसे अस्थमा का आपने बात की, तो इस तरह के मरीजों को हम अक्सर अपने परामर्श के दौरान सलाह देते हैं कि ठंडक से एक्सपोजर किसी भी तरह का हम अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा ठंडा वातावरण जो है सांस के मरीजों के लिए हेल्दी नहीं रहता है। इवन नॉर्मल आदमी के लिए भी बहुत ठंडक जो है वो ठीक नहीं रहती है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर से मैच करता हुआ अगर हवा का टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाने वाली हवा का, तो वो हमारे लिए स्वास्थ्यकर होता है। बहुत ठंडी हवा अंदर जाएगी तो उसकी वजह से सांस नलियाँ सिकुड़न होती है, कफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, चिपचिपा कफ बलगम बनने लगता है और उस वजह से
जो ट्रिगर होता है अस्थमा का, तो वो परेशानियां बढ़ती है। अक्सर हमने देखा है इस समय अस्थमा के मरीज सीवियर होते हैं, या कई बार नए प्रेसिपिटेशन होता है अस्थमा का। कई लोगों को पहले प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पहली बार प्रॉब्लम इसी मौसम में डायग्नोज होती है उनको। तो ये समस्या मतलब एक वेल नोन है कि इस सीजन में जब बदलता है गर्मी से और बरसात के मौसम से सर्दी की तरफ ट्रांजिशन होता है, तो कई रेस्पिरेटरी पेशेंट जो हैं वो परेशान होते हैं, नए पेशेंट भी बनते हैं इस समय। जी बिल्कुल। रेस्पिरेटरी पेशेंट्स जो ऑलरेडी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हिदायत है कि ठंड के दिनों में, अभी जैसे ठंड शीतलहर चल रही है, तो अपने आप को थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सुबह की जो ठंडी हवा है उसमें आप कोशिश करें लेट निकलें। अगर आप सैर पे जाते हैं सुबह, आपकी आदत है कि आप रोज़ जाते हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें और अपने आप को बचाएं, ताकि आपको उसका दुष्प्रभाव ना हो। और अगर एक बार आप डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो आप लेते रहें, इसमें कुछ अगर बढ़ाना है, कुछ दवाइयाँ उसमें ऐड करनी है, तो ज़रूर आप एक बार संपर्क करें। सर, दमा की तो हमने देखा है कि दमा के पेशेंट इनहेलर्स लेते हैं, तो जब आपके पास चूँकि आपके पास पेशेंट रेगुलर इंटरवल में आते हैं, 3-3 महीने में आते हैं, तो ऐसे में जब आपको मालूम है कि दिवाली भी और ठंड आसपास है, तो ऐसे में आप कुछ डोजेस भी उनको चेंज करते हैं या सलाह देते हैं? अस्थमा का जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है वो स्टेप वाइज मैनेजमेंट होता है। हम कभी स्टेप अप करना पड़ता है दवाइयों को, कभी स्टेप डाउन करना पड़ता है। और आजकल जो WHO रिकमेंडेड होम मैनेजमेंट प्लान है, तो डॉक्टर्स जो है वो नॉर्मल हम लोग जो डिस्कस करते हैं उसमें होम मैनेजमेंट प्लान देते हैं लंबे समय के लिए। पेशेंट जब घर पे रहता है तो उसको कब दवा की डोज बढ़ानी है, कब उसको इमरजेंसी में जाना है, कब उसको डॉक्टर्स की क्लिनिक में विजिट करनी है, ये सब चीज़ें प्रॉपर अंडरस्टूड होती है अगर हम उस साइंटिफिक तरीके से मैनेज करें अस्थमा को। तो इनहेलर्स का डोज डेफिनेटली बढ़ाने का टाइम जब उनको अटैक आने की संभावना रहती है या तकलीफ होती है, तो वो पेशेंट जो है उनको अगर एजुकेटेड हो तो समझ में आ जाती है चीज़। नहीं तो डॉक्टर्स की जो उनका संपर्क होता है उस दौरान उनको फिर ये समझाइश दी जाती है कि आप डोज बढ़ा दीजिए इसकी। जी सर, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था, वायरल निमोनिया। जी अक्सर ऐसा देखा, अभी जो मौसम चल रहा है और अभी पिछले हम अगर एक आध महीने की बात करें तो लगातार बुखार और एक अलग प्रकार की खांसी पेशेंट्स लेके आ रहे हैं जो ठीक नहीं हो रही, जी और ऐसे में कुछ दवाइयाँ भी उतनी कारगर साबित नहीं हो रही हैं। तो क्या ये वायरल निमोनिया के साइन है, या फिर निमोनिया को किस प्रकार से हम दूसरी नॉर्मल कफ कोल्ड से अलग कर सकते हैं? देखिए, एक इन्फ्लुएंजा है जो फ्लू का वायरस होता है, जैसे उसमें एक वैरायटी थी स्वाइन फ्लू की, दूसरा एवियन फ्लू होता है, इसी तरह से इन्फ्लुएंजा की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो अभी भी हमने देखा सर्कुलेट हुआ है वायरस, पिछले 2-3 महीने में सर्कुलेट हुआ है जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, और उसकी वजह से लंबी खांसी की परेशानियां लोगों को रही है। क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस का टाइमली अगर हम एंटीवायरल नहीं देते हैं तो फिर उसका एंटीवायरल का प्रभाव भी जो है नहीं देखने को मिलता है, और मरीज 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते खांसता है, परेशान होता है। डेफिनेटली वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं संपर्क में जब हम एक दूसरे के आते हैं तो फैलता है। तो जो सर्दियों में ओवर क्राउडिंग की पॉसिबिलिटी रहती है, लोग क्या करते हैं एक ही कमरे में एक साथ बैठते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ अलाव तापते हैं बैठ के, और ये सब चीज़ें होती है, संपर्क ज़्यादा होता है लोगों का। तो इस समय जो वायरस का इन्फेक्शन है वो होने की संभावना रहती है। इसी जैसे कोविड के टाइम में भी हमने देखा था संपर्क से जो फैलता है, तो सारे वायरल इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी होते हैं वो संपर्क से फैलते हैं जी। इस वजह से मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। वायरल निमोनिया या वायरल इन्फ्लुएंजा की जैसे डॉक्टर लोकेंद्र सर ने बात की है, तो इसके कुछ लक्षण लोगों में लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ी दूरी बनाए रखना ज़रूरी होती है। अगर आपके घर में कोई संक्रमित है तो आप मास्क भी पहन सकते हैं, और वाकई उससे एक अलग प्रकार का अंतर पड़ता है। कम से कम समय मिलता है, लगातार 1-2 दिन में ही सबको वो बीमारी नहीं संक्रमित करती है, तो ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। सर, निमोनिया, चूँकि निमोनिया के बारे में लोग कम जानते हैं, वायरल जो तकलीफ़ होती है, कफ कोल्ड होता है, उसके भी तकरीबन लक्षण निमोनिया जैसे शुरुआती दौर में तो सेम रहते हैं। जी बिल्कुल। तो कब एक अलार्मिंग साइन है कि चिकित्सक के पास तुरंत संपर्क करें? सिर्फ मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई की सिरप, कफ सिरप पी के या फिर पैरासीटामोल खा के आप घर पे नहीं रह सकते। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है या उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, घरघराहट हो रही है, सांस लेने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, या छाती में ऐसा लग रहा है कुछ भारीपन आ रहा है, या वजन रखा हो ऐसा महसूस हो रहा है, या छोटे बच्चे हैं उसमें एक सामान्य भाषा में जो बोलते हैं पसली चलने लगती है उसकी, तो इस तरह के सिम्टम्स इग्नोर बिल्कुल नहीं करें। इसमें यदि हम कुछ घंटे भी इग्नोर करते हैं तो हमारी सीरियसनेस बढ़ती है, और यदि 1 या 2 दिन लेट हो जाते हैं डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट में तो डेथ होने की भी संभावना रहती है निमोनिया में। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए।
कि अगर इस तरह के अलार्मिंग सिम्टम आ रहे हैं या कफ में ब्लड आ रहा है या आपको सांस में दिक्कत होने लगी है, फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, लगातार बना हुआ है और आपको सर्दी जुकाम के सिम्टम्स के साथ गले में तकलीफ और उसके तुरंत बाद जो है धीरे 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 सांस में जकड़न महसूस हो रही है, ये सारे अलार्मिंग सिम्टम रहते हैं। और इसीलिए हम लोग अनुरोध करते हैं कि यदि माइल्ड सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, लेकिन वो भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने सिम्टम को वॉच करें, शुरुआत से ही इलाज लें पूरा प्रॉपर, ताकि जुकाम भी बढ़े ना, गले में संक्रमण जो है सांस नली की तरफ ना बढ़े। इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के लिए हम बार बार जो है अपील करते हैं लोगों से। और लोगों से ये मैं बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं उनको थोड़ा सा समझ के इग्नोर ना करें, नहीं तो फिर वो बढ़ते देर नहीं लगती उसको। कई बार हर पेशेंट में नहीं बढ़ता है, लेकिन हाँ किस में बढ़ेगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट्स हैं जैसे मैंने बताया, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, डायबिटिक्स हैं, हार्ट डिजीज़ के लोग हैं, या जिनको फेफड़े की ऑलरेडी बीमारी है, या किडनी डिजीज़, कैंसर के मरीज, HIV पेशेंट, इन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको कुछ घंटों में जानलेवा निमोनिया हो सकता है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को। बिल्कुल। कहीं ना कहीं कोविड का दौर जो हमने देखा है उसके बाद जागरूकता लोगों में बढ़ी है। अब अगर श्वास संबंधित कोई तकलीफ़ होती है और खांसी होती है तो एक बार उनके मन में थोड़ा डर आता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको ब्लड प्रेशर रहता है, लंबे समय से आप मधुमेह के शिकार हैं और कैंसर जैसी बीमारी का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको हर घंटे आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। हो सकता है नॉर्मल खांसी ना हो, ये निमोनिया हो सकता है। सर, जैसे आपने बताया कि जो इस रेडार पे रहते हैं, ये जो आपने बताई, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो COPD हो या अस्थमा के ऑलरेडी पेशेंट्स हों, तो उनके जो क्या समय समय पे कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसके हम करा के पता कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है? कोई अक्सर ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई मेडिसिन लिखी है और उससे मुझे फ़ायदा है, तो मैं लगातार उसको बिना आपकी सलाह पे लेता रहता हूँ, और कई बार जब आपको दिखाते हैं तो आपने वही दवाई रिपीट की है, तो और हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं यही दवाई लिखेंगे डॉक्टर साहब। तो इस तरह से कई बार उसमें भी कुछ बदलाव की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी रहता है। बहुत सिंपल सा एक प्रिंसिपल है कि सामान्य बीमारियों में 5 से 7 दिन में एक रिव्यू होना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेके ही दवा आगे बढ़ाएं, या दूसरे को किसी को भी अपने मर्जी से दवा ना खिलाएं। ये भी कई बार हमने देखा है कि एक ने दवा खाई और दूसरे को भी वही दवा खिलाता है, उसके लिए कई बार वो सूट नहीं करती पेशेंट को और कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है पेशेंट। तो एक ये चीज़ है। क्रोनिक जो पेशेंट होते हैं जिनमें स्टेबल डिजीज़ होती है, उनमें भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हर 3 से 4 महीने में एक चेकअप होना चाहिए। 3 से 4 महीने में क्लिनिकल लक्षण देखते हैं, यदि पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है तो हो सकता है हम दवा कम करें। कई बार ये गलती होती है कि मरीज जो है 8-8, 10-10 महीने, 1 साल तक आता नहीं है और वो दवा ज़्यादा मात्रा में लेता रहता है, तो वो नुकसानप्रद हो जाता है। तो परामर्श ये रहता है कि हर पेशेंट जो, जैसे हम ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और इन सब के लिए भी 1 से 2 महीने में भी जाते हैं चेकअप कराने, तो जो रेस्पिरेटरी पेशेंट है अगर स्टेबल है तो दवा बंद करना है, कम करना है, ये सब चीज़ों के लिए परामर्श लेना जरूरी है उनको। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विपिन जी हैं सागर से। विपिन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। सर, मेरा सवाल ये था कि सर्दियों में अक्सर होता है कि जैसे कुछ ठंडा खा लिया या फिर चावल या अचार वगैरह, तो रात में सर सांस ऐसा लगता है जैसे भारी हो रही है और सीने में थोड़ी जकड़न सी होने लगती है कुछ मिनटों के लिए, घंटे लिए। तो ऐसे में क्या जांच कराना चाहिए और ये क्यों होता है, जानना था। देखिए, नाइट सिम्टम्स यदि किसी पेशेंट को सांस में घुटन हो रही है तो हार्ट और फेफड़े दोनों की जांच होनी चाहिए। उम्र अनुसार हम लोग देख के पूरा चेकअप करते हैं। मोस्टली जिस तरह के सिम्टम ये बता रहे हैं विपिन जी, तो उनको शायद अस्थमा की प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एक अलार्मिंग सिम्टम है नाइट सिम्टम। रात के सिम्टम अगर किसी अस्थमाटिक पेशेंट के हैं तो उसको हम थोड़ा सा सीवियर कैटेगरी का अस्थमा मानते हैं। यदि व्यक्ति को नींद में डिस्टर्बेंस 1 हफ्ते में 1 या 2 बार हो रहा है तो इसका मतलब वो स्टेज ऐसी है जिसमें रेगुलर ट्रीटमेंट और चेकअप की ज़रूरत है। तो यदि आपको अस्थमा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। आपकी जो सिम्टम्स सुन के ऐसा लग रहा है कि शायद अस्थमेटिक कफ है आपको, और उसमें लगातार इलाज लेना है, कितने समय लेना है, ये सब डिसीजन आपको पेशेंट को डॉक्टर देख के और बताएंगे। लेकिन चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये जो घरघराहट हो रही है उससे एक तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है आगे, और दूसरा उससे नींद ना आने की वजह से दिन भर के काम भी हम सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं। जी सर, ठंड में जो खाद्य पदार्थ की बात की, ठंडे चाहे वो दही हो गई या इमली अमचूर हो गया, ठंडी चीज़ों का सेवन हो गया, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक हो गई, तो ऑलरेडी जो जिनको तकलीफ़ है, लेकिन कई लोग SOS लेते हैं इनहेलर्स,
जब ज़रूरत पड़ती है तभी लेते हैं। ऐसे में क्या ये ट्रिगर का काम करती हैं चीज़ें ठंड के दिनों? डेफिनेटली मैंने जैसे बताया कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, भले ही बाहर टेम्परेचर 10 डिग्री या 5 डिग्री हो रहा हो, बॉडी का टेम्परेचर हमारे अंदर ईश्वर ने ये प्रकृति बनाई है हमारी कि हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर बना रहता है। अच्छा। तो हमें किसी तरह से एडजस्टमेंट करना, यदि हम ठंडी चीज़ों को अंदर पहुंचाएंगे, ठंडी हवा या ठंडा खाने का पदार्थ जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक आपने बताया, फ्रिज का पानी या इवन मटके का पानी भी कई लोगों को परेशान करता है, तो जब ठंडा बहुत ज़्यादा होता है वो सांस नली को कंस्ट्रिक्ट करने के लिए ट्रिगर करता है। जब हम भोजन नली से कोई ठंडा पदार्थ गुजरता है तो वो सांस नली पे भी अपना इफेक्ट डालता है और उसको ट्रिगर करता है, वो परेशानी को बढ़ाता है। तो हम इसलिए गुनगुना पानी, गुनगुने पेय पदार्थ, इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं सर्दी के टाइम में, ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। क्योंकि नहीं तो हमारे ऊर्जा या हमारा जो मेटाबॉलिज्म से हमने जो ऊर्जा अर्जित की सर्दियों में, वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में चली जाएगी। तो इसलिए आयुर्वेद में या हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो भी कहते हैं कि गर्म पानी जो है वो हेल्दी रहता है। तो इस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए, वो साइंटिफिक भी है और उसका आयुर्वेदिक आधार भी है। हमारे बुजुर्गों का, हमारी परंपरा भी है कि सर्दियों में गर्म पेय पदार्थ पीने चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से बहुत उचित एक चीज़ है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए गर्म पदार्थ इस मौसम में बहुत अच्छे रहते हैं। बिल्कुल, शरीर की ऊपरी अगर ठंडक है तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर, जैसा डॉक्टर लोकेन सर ने बताया कि 37 डिग्री रहना चाहिए, तो उसको मेंटेन करना ठंड में ये हमारी ज़रूरत है। ऐसे में ठंडे पदार्थों से हमें बचना ज़रूरी होता है। सर, चूँकि हम देख रहे हैं कि हर जगह डेवलपमेंट है, इसमें तो कोई दो मत है नहीं, शहर में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, तो उसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि कहीं धूल तो हर जगह अब रहेगी। रोड्स पे भी बहुत धूल है। इनफैक्ट मार्केट्स में भी अभी जाना उतना आसान रहा नहीं, बहुत ज़्यादा धूल है, प्रदूषण है। तो अब ऐसा देखा जा रहा है कि जो अस्थमा के पेशेंट वो साल में 2-3 महीने बीमार रहते थे, या COPD के, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स, अब वो तकरीबन पूरे साल ही कहीं ना कहीं से परेशान है। तो किस प्रकार से आप ऐसे पेशेंट्स को कन्विंस कर पा रहे हैं, या क्या ट्रीटमेंट मोडस ऑपरेंडी क्या चेंज किया? देखिए, पोल्यूशन पूरे विश्व की समस्या है। मेट्रोज़ में और सिटीज़ के अंदर ये ज़्यादा है, गाँवों में थोड़ा कम है, लेकिन समस्या सर्वव्यापी है। और सबसे बड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ते वाहनों की संख्या है। हम ज़बरदस्ती, हर बच्चा हमारे घर में एक वाहन लेके घूम रहा है, जबकि हम कई बार पहले भी ये सब हमारे काम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम काम चलाते थे, परिवारों का पूलिंग करते थे, एक दूसरे के साथ में सफ़र करते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें हम अपना ज़्यादातर यात्राएं करते थे। आजकल ये हो गया कि हर इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी अपनी सफ़र के लिए अपनी अपनी सुविधा से करता है। वो पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन जो है वो अल्टीमेटली पेट्रोल का धुआं जो बनता है वो पोल्यूशन करता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है जो शहरों में विशेषकर प्रदूषण जनित जो बीमारियां हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा आपसे कि नॉट ओनली फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ, बट इससे और भी समस्याएं पैदा होती हैं जो पोल्यूशन होता है या ठंड के टाइम में। इवन हार्ट के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, लकवा के पेशेंट, ये भी बहुत बढ़ जाते हैं इस समय में। तो इन सब चीज़ों में मिला जुला असर ठंड का और प्रदूषण का, इन सब चीज़ों का रहता है। इसलिए हमें ये चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रदूषण को कम करने में इंडिविजुअली अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते। तो ये एक गंभीर समस्या है, इसको हमें समझना चाहिए और इसमें हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं उस पर ज़रूर प्रयास करने चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा किए गए प्रयास इनसफिशिएंट रहे हैं, हमेशा अपन ने देखा है। तो इसलिए हम अपने प्रयास करें, समाज अपना प्रयास करे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं रोड्स पे अब लोग जितने हैं उतने ही वाहन भी हैं, और वो प्रदूषण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बन के आ रहा है। और ऐसे में एलर्जी से रिलेटेड बीमारियां हैं, धूल धुएँ से रिलेटेड जो ट्रिगर्स होते हैं वो तो बढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें अपनी तरफ से शुरुआत करना ज़रूरी होता है। सर, हमने देखा अक्सर कि लोग जो ट्रीटमेंट जब लेते हैं तो आधा अधूरा ट्रीटमेंट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनको जैसे ही आराम मिलता है, हम श्वास रोग की बात करें तो वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं कि अब मैं तो ठीक हूँ। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? क्या ऐसा माना जाता है कि जो सिंपल एलर्जी कुछ सालों तक आप जिनको ठीक कर सकते हो अगर समय पे दवाई लें, वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है? क्या इस तरह के केसेस आते हैं आपके सामने? देखिए, दूसरा सवाल पहले एड्रेस करूंगा मैं आपको कि एलर्जी के लगभग आप 20 से 25% पेशेंट ऐसे होंगे जिसको जीवन काल में कभी न कभी फिर अस्थमा डेवलप होता है। मैं पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी एलर्जी की बात कर रहा हूँ। अन्य प्रकार की एलर्जी जो होती है, स्किन एलर्जी या पेट की एलर्जी, खाने पीने की एलर्जी, उनमें कम संख्या होती है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ते हैं।
लेकिन हाँ, एलर्जी से अस्थमा का बिल्कुल रिलेशन है, हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर किसी तरह की एलर्जी है या फैमिली हिस्ट्री है एलर्जी की, तो भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हेरिडिटरी जो ट्रांसमिशन होता है इन समस्याओं का लगभग 50% तक होता है। तो इसका मतलब किसी के 2 बच्चे हैं तो चांसेस हैं कि एक बच्चे में हो सकती है प्रॉब्लम। ये मैं जस्ट एक सामान्य भाषा में आपको समझा दूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम है और डेफिनेटली इसमें अलर्टनेस की ज़रूरत है। जहाँ तक दवाइयों का सवाल है, हर अस्थमेटिक पेशेंट को लॉन्ग टर्म दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें स्टेप वाइज ट्रीटमेंट होता है। स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट आगे या तो ऊपर चढ़ाते हैं या हम स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते हैं। डोज के मामले में, फ्रीक्वेंसी के मामले में, दवाइयों की क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। और कई मरीजों को बहुत अच्छा कंप्लायंस जिनका होता है, बहुत सावधानी जो रखते हैं, बहुत अच्छे से जिनका इलाज का हमने देखा है कि उनकी दवाइयाँ हटाने के बाद भी वो बहुत अच्छे समय तक, लंबे समय तक वो लोग स्वस्थ रहते हैं। फिर उनको हम डूज एंड डोंट समझाते रहते हैं, उनका फ्रीक्वेंट चेकअप करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट दवाइयों वाला ये सारे मर्ज हैं। कुछ अवस्थाएं होती हैं इन बीमारियों की जिसमें एडवांस स्टेज पे जब पेशेंट आता है तो फिर हम लोग कहते हैं इसमें लाइफ लॉन्ग या हमेशा दवाई लेने की ज़रूरत है। फिर ऐसे मरीजों को भी डोज कम ज़्यादा करने का तरीका, जैसे मैंने बताया, हर 2-3 महीने या 4 महीने में रिव्यू होना चाहिए, ताकि हम जो डोज ले रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है, नहीं तो उसमें कुछ बढ़ाना है या घटाना है, ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए। और इसलिए लोगों को हम बार बार बोलते हैं कि आप फ्रिक्वेंटली अपना चेकअप कराएं, ताकि हम नज़र रख सकें कि इसके कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या आपको कोई आगे जाके परेशान ना करे ये बीमारी। बिल्कुल सर, दवाइयाँ, इनहेलर्स तो अपनी जगह पे है ही, वो तो डॉक्टर की सलाह से लोग लेते हैं। इसके अलावा संक्षिप्त में अगर क्या किस प्रकार का योग अभ्यास, प्राणायाम और आपके जीवन शैली का क्या इसमें महत्वपूर्ण योगदान है? देखिए, रेस्पिरेटरी हेल्थ हो या ओवरऑल हेल्थ हो, प्राणायाम और योग अभ्यास ये बहुत एस्टैब्लिश फैक्ट है कि हर बीमारी में मदद करता है और इवन स्वस्थ व्यक्ति को बीमार न होने के लिए भी मदद करता है। तो ये जितना जल्दी जल्दी व्यक्ति इस आदत को अपनाए उससे फ़ायदा होगा, ऐसा हमारा अब साइंटिफिक बहुत सारे रिसर्च अवेलेबल हैं जिनके आउटकम ये हैं कि हर बीमारी में ये मददगार है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में प्राणायाम बहुत मददगार है, इससे रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी रहती है, अटैक की संभावनाएं कम रहती है। इनहेलर लोगों के मैंने देखा छूट जाते हैं अच्छे से, जो मामूली तकलीफ़ें होती है वो बहुत अच्छे से क्योर हो जाती हैं, ऐसा मैंने देखा। रेस्पिरेटरी एलर्जी का मतलब नेजल एलर्जी, जिनको छींकें आने की, सर्दी होने की, नाक बंद होने की समस्याएं रहती है, जिनको बार बार गला खराब होता है, जिनको सांस में मामूली कभी कभार मौसम बदलने से दिक्कत होती है, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। जो एडवांस वाले पेशेंट होते हैं उनको भी मदद मिलती है, कम से कम कफ साफ करने में, सांस नलियों की क्लीयरिंग में, और कुछ अपने लंग्स की कैपेसिटी अच्छी बनाए रखने के लिए, बीमार ना होने के लिए मदद करता है। जो भी हम प्राणायाम करें या जो भी हम योग करें, ये आवश्यक है कि किसी की देख रेख में करें, हम गलत तरीके से चीज़ें ना करें, नहीं तो उसके कभी कभी नुकसान या दुष्परिणाम भी होते हैं। बिल्कुल। बाकी हमें जो योगाभ्यास के साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं या इवनिंग वॉक करने जाते हैं तो ठंड में, कोहरे में ऐसी समय में ना जाएं, ऐसा हम लोग बार बार एडवाइस करते हैं। और एकदम से बिस्तर से निकल के नंगे पाँव जो है चलना या ठंड के एरिया में बाहर निकलना, ये भी घातक हो सकता है। नॉट ओनली फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं। हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और बुजुर्गों के लिए विशेष ये हमें ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर लोकेंद्र दवे सर, आप यहाँ इतने अल्प समय में इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर लोकेंद्र दवे और जानकारी दे रहे थे श्वास संबंधित प्रमुख रोगों के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट सेगमेंट में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक देखते रहिए आप कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई मिलके खाओ ना। चंदा मामा नील गगन से नीचे आओ ना, साथ हमारे दूध मलाई
आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा सेकंड सेगमेंट है और इस पे हम बातचीत करने वाले हैं बच्चों में होने वाले निमोनिया पर। और दर्शकों, हमने देखा है कि इन दिनों बच्चे बहुत जल्दी संक्रमित हो रहे हैं और बच्चों में निमोनिया भी बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। तो क्या इसके प्रमुख कारण हैं, क्या इसका निदान है, किस प्रकार से हमारी जीवन शैली में बदलाव होना चाहिए, बच्चों के लिए क्या हिदायत पेरेंट्स को रखनी चाहिए, डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं, इस सारे विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। और एक्सपर्ट हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडियो मौजूद हैं। डॉक्टर AK चौधरी सर हैं, आप शिशु रोग विशेषज्ञ। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा आज का ये अंक सजीव फ़ोन इन है। 2 नंबर आपके साथ लगातार स्क्रीन्स पे सामने रहेंगे और डॉक्टर AK चौधरी सर से आपको बच्चों संबंधित निमोनिया से रिलेटेड आपके मन में कोई शंका है या बच्चों से रिलेटेड और भी कोई मन में प्रश्न है तो आप सीधे डॉक्टर AK चौधरी से पूछ सकते हैं। और 5:30 बजे तक ये फ़ोन लाइन शुरू है। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि अभी हमने देखा है कि बच्चे स्कूल में भी बहुत बीमार चल रहे हैं, लगातार बच्चों को खांसी, सर्दी और बुखार के भी आ रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह के बदलाव में क्या कारण आपको समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो अभी दीपावली हुई, बहुत से केमिकल का इस्तेमाल हुआ और हर घर में हर बच्चे ने खूब पटाखे फोड़े। उसके बाद चुनाव के बाद भी बहुत से लोगों ने बहुत पटाखे फोड़े जी। तो उसका जो केमिकल के कारण हमारा जो वो हुआ है ब्रोंकाइटिस या खांसी की बीमारी वो ज़्यादा हुई है। लेकिन निमोनिया का बेसिक मतलब लोग जो समझते हैं निमोनिया हो गया, सर्दी खांसी वाला निमोनिया हो गया, ऐसा नहीं है। निमोनिया का मतलब है कि सांस के द्वारा फेफड़ों में जाकर उनकी जहाँ ऑक्सीजन की चेंज होता है उस जगह वो द्रव्य जमा हो जाते हैं, म्यूकस जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है और कई बीमारियों से बीमार जमता रहता है। उसी को हम निमोनिया बोलते हैं। लोग जांच के लिए बोलते हैं निमोनिया हो गया, निमोनिया। मैंने हर सर्दी खांसी को निमोनिया नहीं बोल सकते हैं। निमोनिया के लिए तेज बुखार आना चाहिए, खांसी होना चाहिए, नाक के और सांस के और छाती में दर्द होना चाहिए, हाथों पाँव में बच्चों में नीलापन आता है या कभी बच्चा सुस्त हो जाता है या कुछ भी अर्ध चेतना अवस्था में रहता है। ऐसे अगर मरीज अगर हो रहे हो तो उनको निमोनिया की संभावना हो सकती है। क्योंकि निमोनिया अकेला एक ही निमोनिया नहीं है कि आपने सर्दी खांसी और निमोनिया कह दिया जी। निमोनिया कई तरीके के होते हैं। एक तो टिपिकल निमोनिया होता है जिसको ब्रोंको निमोनिया ही बोलते हैं। ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, या बच्चों को जब फीडिंग करते हैं तो सीधा ठसका आया और छाती में चला गया, उसको एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं। केमिकल निमोनिया आजकल हमारे वातावरण में इतना ज़्यादा दूषित चल रहा है, पेट्रोलियम चल रहा है, गैसेस चल रही हैं, हमारा झाड़ पेड़ काटने के बाद हमारी जो वातावरण की स्वच्छता है वो नहीं हो पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हमारे वातावरण में हो रही है। इन सब को रोकने के लिए ही हमको देखना पड़ता है कि निमोनिया है और निमोनिया का क्या कारण है, किस कारण से हो रहा है। बिल्कुल। सर, एक कॉलर इस बीच में हमारे साथ जुड़े हैं, विपिन जी हैं सागर से। विपिन जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो। हाँ विपिन जी, अपना प्रश्न पूछ लें आप सर से। जी नमस्कार और आपको भी नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये था कि जो बच्चे छोटे करते हैं माँ को निमोनिया जो है तो बच्चे को भी हो सकता है ऐसी स्थिति में? जो 2 महीने से बच्चे को निमोनिया हो सकता है, 2 महीने से छोटे बच्चे को भी, बशर्ते उसकी सांस की गति तेज चल रही हो, बुखार तेज आया हो, खांसी लगातार चल रही हो और माँ का स्तनपान करते करते वो दूध पीना छोड़ देता है, तो ऐसे संक्रमण हो सकता है। लेकिन ये निमोनिया का 2 महीने से नीचे वाले से लेके और ऊपर 5-7 साल तक तो अक्सर होता रहता है। लोग अगर दमा होता है तो भी उसको निमोनिया बोल देते हैं, सांस की बीमारी होती तो भी उसको निमोनिया बोल देते हैं, या उसको ठसका आया और हल्की खांसी हुई तो भी निमोनिया बोल देते हैं। ठंड में सडनली बच्चे बाहर निकल आते, खेलना चालू करते और खेलते खेलते खांसी चलने लगती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो होता है, वातावरण का टेम्परेचर होता है, रूम के टेम्परेचर से कम होता है। तो सडनली बच्चे रूम के टेम्परेचर माने 28-32 से घट के 24-25 में आ जाते हैं, 15-16 में जो चल रहा है टेम्परेचर। क्लाउडिंग भी बहुत हो रही है, माने हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन ले रहा है, प्लांट दे रहे हैं, तो प्लांट के कटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकल रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम निकल पा रही है। ऐसे में निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया के लिए आपको ध्यान ये रखना है, अगर बच्चा माँ का दूध पीते पीते छोड़ रहा है
तो अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए, अपने घर में उपचार करना चालू ना करिए। और टीकाकरण, जो नियमित टीकाकरण हो रहे हैं वो नियमित टीकाकरण कराइए, क्योंकि हमने निमोनिया को रोकने के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन अस्पतालों में सब में फ्री मिल रही है, इसको जरूर लगवाइए, ज़रूरी है, क्योंकि रोकने के लिए निमोनिया के लिए, निमोनिया के जितने वैक्सीन, जितने वायरस बैक्टीरिया आए हुए हैं उन सब के लिए है। और वायरस के लिए तो ये, अगर वायरस की पहचान ये होती है कि लक्षण ज़्यादा मिलते हैं, साइन सिम्टम्स कम मिलते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में बुखार बहुत तेज आता है और खांसी के साथ साथ साइन सिम्टम मिलते हैं। जब डॉक्टर देखता है कि छाती में कोई खराबी आ रही तो सुन के बता सकता है कि निमोनिया है, या अन्य जांचें भी बता सकते हैं, जांचों के बारे में बताएंगे अगर। जी जी, बहुत ज़रूरी बात है कि अगर नवजात शिशु आपके घर पे है और जैसे उसने स्तनपान छोड़ दिया है, माँ का दूध नहीं पी रहा है, लगातार उल्टियाँ कर रहा है और बेचैन दिख रहा है, पसलियाँ चल रही हैं, तो ये एक संकेत है कि वो निमोनिया भी हो सकता है। तुरंत जाके आप शिशु रोग विशेषज्ञ से मिलें, पूरी जांच कराएं और तसल्ली कर लें कि ये निमोनिया की तरफ तो बच्चा नहीं जा रहा है। सर, एक प्रश्न और था कि गर्भवती महिला को अगर निमोनिया हो गया है जी, और वो अगर स्तनपान करा रही है तो क्या बच्चे में निमोनिया गर्भवती महिला स्तनपान नहीं करा सकती है। जी, अगर गर्भवती महिला को निमोनिया हुआ है हाँ। तो बच्चे को वो दवाइयाँ दी जाती, मतलब माँ को वो दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि बच्चे के शरीर में गर्भ के दौरान ना ट्रांसफ़र हो पाए, ऐसी सिंपल दवाइयाँ ही दी जाती हैं। जो पेनिसिलिन ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं वो देते हैं, ताकि बच्चे में और कोई खराबी ना हो। हम पहले 6 महीने में अवॉइड करते हैं कोई सी एंटीबायोटिक ना दी जाए, नहीं तो पहले 6 महीने में बच्चे का दिमाग बनता है, हृदय बनता है, अंग बनते हैं, और अगर ऐसे में कोई तकलीफ़ हो गई तो, और अगर माँ को हमने मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला की टीका नहीं लगाया हुआ है, टेटनस का टीका नहीं लगवाया हुआ है, या निमोकोकल वैक्सीन नहीं लगाई गई है, तो उन माँ को हमें ये ज़रूरी है कि करें। और अगर कभी कभी खून की कमी से भी बच्चे का में निमोनिया होने की संभावना होती है, तो माँ का खून अगर ठीक से रहेगा तो बच्चे का खून भी ठीक रहेगा। हमें हीमोग्लोबिन माँ का हमेशा 11 से 13 के बीच में होना चाहिए, ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो, उसमें रोग से लड़ने की क्षमता हो। जी सर, जो माँ स्तनपान करा रही है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि उसको अगर सर्दी जुकाम भी होती है तो स्तनपान कराना बंद कर देती है। नहीं, तो क्या ये संक्रमित कर सकती हैं बच्चों नहीं, को? नहीं, नहीं। होता क्या है कि जब हम किसी को बोलते भी हैं कि जैसे अगर आप बाहर कहीं निकल रहे तो एक मास्क पहन लीजिए, ऐसी कोई अवस्था नहीं है हमारे मेडिकल साइंसेस में कि जिस अवस्था में अगर माँ को कोई बीमारी हो तो बच्चे को दूध पिलाना बंद करें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे माँ का दूध, चाहे बुखार हो चाहे सर्दी हो माँ को, तो भी वो मास्क लगा के हाथ पाँव को धो के, होता क्या है कि अक्सर ही हर जगह को जहाँ चाहे छूते रहते हैं, उसी हाथ से नाक साफ कर लेते हैं, उसी को दीवार पे छू लेते हैं, उसी बगैर हाथ धोए। आपने कोविड कॉल में देखा होगा, हम लोगों ने कई बार बोला कि आप लोग हाथ में सैनिटाइज से साफ करिए, नहीं हो तो साबुन के पानी से साफ करिए, ये तो शुद्ध पानी से साफ करिए। और माँ अपने दूध पिलाने से पहले अपने मुंह के ऊपर एक मास्क लगा लें। मास्क जरूरी नहीं कि N95 मास्क लगाया जाए, जो घर में बैरियर मास्क बोलते हैं, जो घर में मिलते हैं 5-10 रुपये मिल जाते हैं, उनको लगा के दूध फीडिंग करें। फीडिंग के लिए ऐसी कोई बीमारी इस विश्व में नहीं है जिसके कारण फीडिंग रोकी जा सके। जी सर, अगर एक बार आपका पेशेंट आता है निमोनिया का या कोई भी श्वास संबंधित रोग का, नवजात शिशु है या कम एज ग्रुप में है, तो क्या क्या ऐसे इन्वेस्टिगेशन इससे आप लोग कंफर्म करते हैं कि ये कोई ना कोई निमोनिया या फिर कुछ और भी लंग्स डिसऑर्डर है? जैसे निमोनिया, जो प्रीमेच्योर बच्चा होता है उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, माने उसमें छाती के अंदर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफ़ेदा पोत दिया हो, उसमें लंग टिश्यू दिखता ही नहीं है। माने ऐसे बच्चों को अगर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो रहा है तो हम उसमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, और बच्चे को कार्टिसोन पैदा होते ही बच्चे को 3 दिन तक लगातार कार्टिसोन देते हैं। और अगर माँ को लगता है कि प्रीमेच्योर हो रहा है तो माँ को भी हम कार्टिसोन के सुई लगाते हैं, ताकि बच्चे की जो हाइलाइन मेम्ब्रेन डिसीज़ हो रही है या RDS हो रहा है, इसको रोकने के लिए, लंग्स की मैच्योरिटी को करने के लिए हमारे पास कार्टिसोन एक इलाज है जो कि हम माँ को भी दे सकते हैं और बच्चे को भी दे सकते हैं। नंबर 2, अगर हमको लगता है उसको ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको पहले एक्सरे करा के देखते हैं, ब्लड करा के देखते हैं। अगर ब्लड में कुछ नहीं मिल रहा है इसका मतलब वायरल निमोनिया है, ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो हीमोफिलस इन्फेंजी, माने जितने बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फेंजी, कोविड वगैरह जितने भी निमोनिया हैं, सारे निमोनिया को रोकने की विभिन्न तरह की दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों का सेवन करते हैं।
और हम बच्चों को हमेशा ये बोलते हैं अगर खांसी हो रही है तो उनको गर्म पानी में जैसे 2 लीटर पानी ले लिया, 2 ml 200 ml पानी ले लिया, 2 लीटर नहीं 200 ml पानी ले लिया, उसमें घर में जो नमक होता है सादा नमक, सफ़ेद नमक, उसमें 2 चम्मच डाल दीजिए, 10 ग्राम करीब नमक डाल दीजिए और उसकी भाप सुंघाइए। तो जो छाती में बलगम जमा हुआ होता है या ट्रैकिया बलगम जमा होता है जो गले में होता होगा वो खास कफ करके बाहर निकाल देता है। अगर बच्चे कफ नहीं करते हैं तो वो सीधा पेट में जाता है, लेटरिन से निकल जाता है। इसलिए डरिए मत कि बच्चा उल्टी बार बार कर रहा है। उल्टी का मतलब ये है हमारे शरीर में जो गंदगी है उसको बाहर निकालने के लिए वो उल्टी कर रहा है। जी। अगर बच्चा लगातार उल्टी कर रहा है और उसमें आपको दिख रहा है कि कफ निकल रहा है तो ये अच्छा साइन है, इसको रोकने की कोशिश ना करें। लेकिन ये दूसरा इसका पक्ष ये भी है कि आप एक बार चिकित्सक से संपर्क करें। हो सकता है कुछ फेफड़ों में संक्रमण हो, निमोनिया हो या फिर किसी भी तरीके से और भी कोई तकलीफ हो सकती है, कोई उदर रोग भी हो सकता है। तो एक बार ज़रूर आप चिकित्सक से संपर्क करें अगर बात हो नवजात शिशु की। सर, अक्सर जो ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा है कि जो रेगुलर जो कामगार होते हैं जो रोज़ खाने कमाने वाला काम करते हैं वो अगर बच्चे होने के बाद भी उसको साथ में लेके जाते हैं। जी हाँ। काम पर बच्चा नवजात शिशु है तो बहुत बड़ा समुदाय के बीच में वो काम करते हैं, कोई लोग बीड़ी सिगरेट भी पी रहे हैं, वहीं धुआं भी हो रहा है। तो ऐसे में कितने चांसेस ऐसे बच्चे आपके पास कितने आते हैं? इसको सामुदायिक निमोनिया बोलते हैं या ट्रेवलर्स निमोनिया बोलते हैं। माने तकलीफ नहीं है, चलते फिरते सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। लेकिन सभी ये सलाह दी जाती है जैसे मेले ठेले में जा रहे हैं, ठंड पानी में नहला रहे हैं, डुबकी लगाने जा रहे हैं, इससे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि नवजात शिशु की रोग से लड़ने की क्षमता नहीं डेवलप हो पाई अभी। उसकी क्षमता 1 साल तक पूरी डेवलप होती है। तब तक उसको ऐसे वातावरण ना ले जाएं जैसे कहीं गैस निकल रही, लीक हो रही है, वहाँ नहीं ले जाएं, या कहीं धुआं निकाल रहे हैं, बहुत सारा आग जला रहे हैं लोग, मतलब गर्मी ठंड में तापते रहते हैं गर्मी लेने के लिए। ऐसी जगह बच्चों को नहीं वहाँ पे, क्योंकि तापने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो ज़्यादा नुकसान करती है। अब बच्चों के पास जहाँ गाय भैंस बंधी हुई है, किसान ग्रामीण अंचल में ज़रूर देखते हैं हम कि जहाँ गाय भैंस बंधी हुई है उससे बदबू आ रही है, वहीं पे पेशाब कर रहे हैं, वहीं खाना खा रहे हैं बैठ के। थोड़ा सा अगर आपको सेफ्टी रखना है बच्चे की तो आपको 1 साल तक सेफ्टी रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तक हम लोग निमोनिया पूरी वैक्सीन हम लगा चुके होते हैं और बच्चे में रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है। तो सभी सलाह यही है कि आप बचाव पक्ष पे ज़्यादा ध्यान करिए और बचाव पक्ष के साथ अपने बच्चे का ध्यान रखिए कि तो ही आपका जीवन ठीक रहेगा। और बच्चे की अगर बार बार सर्दी हो रही है, निमोनिया हो रहा है, दमा की बीमारी परिवार में चल रही है, एलर्जी की बीमारी परिवार में चल रही है, तो आपको वो और ध्यान रखना पड़ेगा किस पर्टिकुलर चीज़ के खाने के पीने से, वातावरण से सांस फूल रही है, उसका ध्यान रख के बच्चे को। बच्चे बाहर निकल गए, आपने बगैर कपड़े पहनाए बाहर निकाल दिए, सुबह सुबह उठ के उसको नहला दिया, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। टेम्परेचर आपका माफिक है कि नहीं, तो गर्म पानी से नहलाइए। गर्म तो आज का हर जगह मिल जाता पानी, और आपको जल योजना में तो आपको गाँव में पानी पहुँच गया है। जी, बहुत ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो डॉक्टर चौधरी सर ने हमें बताई है, लेकिन उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा ज़रूर बनाइए ताकि बच्चों में होने वाले ये ख़राब बीमारी, जानलेवा जिसको हम लोग निमोनिया बोलते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, किसी भी धूल धुएँ से हो सकता है। तो ऐसे में अगर लंग्स में सूजन आई है तो आप तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और ये वाकई जानलेवा है। सर, जो प्रारंभिक लक्षण आपने बताए हैं, चाहे वो पसली चलना हो, बच्चा के हाथ नाखून नीले पड़ जाएं, लगातार उल्टी करे, बच्चा डल हो जाए, तो डॉक्टर के पास पहुंचने में समय लगता है। जी। कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज हैं, उनको सामुदायिक केंद्र तक आने में भी समय लगता है। तो ऐसे में क्या आप पहली सलाह देंगे जिससे वो तुरंत जो घर पे हम लोग कर लें, फर्स्ट एड की अगर हम बात करें? फर्स्ट एड में तो सबसे बड़ा ये है कि आप उसको भाप सुंघाइए। भाप मैंने बताया कि 200 ml पानी ले लीजिए, 2 चम्मच उसमें नमक डाल दीजिए और उसकी भाप सुंघाइए। भाप इतना ध्यान रखना कि भाप कम से कम 1.5 फुट से 2 फुट की दूरी के ऊपर से भाप निकल रही हो, नहीं तो बच्चे की नाक जल जाएगी और आँख को नुकसान पहुँच जाएगा, वो ध्यान रखना। नंबर 2, गुनगुना पेय पदार्थ देना चालू करते हैं। अगर घर में बड़ा थोड़ा सा चाय पीने लायक है तो तुलसी की चाय दे सकते हैं, अदरक का काढ़ा दे सकते हैं, माने ये चीज़ दे सकते हैं। और कई बार हम लोग जन्म घुट्टी जो देते हैं जो लोग कि हम काली मिर्च दे देते हैं, तो ये घर के लक्षण है। लेकिन आपको सबसे पहले अगर बच्चा निमोनिया से ग्रस्त हो रहा है, बार बार बीमार पड़ रहा है, साथ में लेटरिन और उल्टी भी हो रही है, कि आपके गंभीरता के लक्षण है, नीला पड़ रहा है, तो आप तुरंत सलाह लीजिए डॉक्टर के। घर के इसमें मत रहिए कि हम घर में साफ कर लेंगे, सुई लगवा लेंगे या करा लेंगे, इसमें मत पड़िए, क्योंकि ये आपके प्राइमरी इलाज है जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए। जी जी।
आजकल संसाधन इतने ज़्यादा हैं कि आप पहुंचने में, डॉक्टर के पास पहुंचने में आधा घंटे 20 मिनट पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम रात हो गई अब हम कल जाएंगे, ना, तुरंत जाना है, तुरंत इलाज करना है। सीरियस, जैसे डिलीवरी में कोई वेट नहीं कर सकते हैं, ऐसी बच्चे के निमोनिया में आप इंतजार नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। बिल्कुल। एक कॉलर हैं संजय मालवीय जी हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछ लें आप। सर नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल से ऊपर एज के बच्चों को कौन से वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है और या इम्यूनिटी के लिए कुछ ऐसा है? देखिए, अगर कोई सी वैक्सीन नहीं लगी है तो 5 साल के ऊपर भी लगाई जा सकती है, लेकिन कई बार क्या करते हैं, हमने टाइम पे नहीं लगाई तो दोबारा लगाना है, ऐसा नहीं, जो लग चुकी है उसके बाद के लक्षण लगाना है। 5 साल पर डिप्थीरिया, टेटनस जिनके कारण भी, मीजल्स, मम्स, रूबेला जिसके कारण भी निमोनिया होता है, और यही माँ की तकलीफ होती है, माँ के कारण गर्भजात शिशु में तकलीफ होती है, ARDS होता है, बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हो जाता है। इसलिए माँ की वैक्सीनेशन, बच्चे का वैक्सीनेशन, और जो आपने 6 साल के बाद, 5 साल के बाद बोला हुआ है, डिप्थीरिया, टेटनस, और अगर निमोनिया की वैक्सीन नहीं लगी तो लगवा लेना चाहिए। कोविड काल में आपने देखा होगा हमने कोविड की वैक्सीन लगवाई। लोग आजकल सर्दी जुकाम आती बोले हमारा कोविड का टेस्ट करा दीजिए, ऐसा नहीं है, अभी कोविड ऐसा नहीं है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा हो रहा है केमिकल निमोनिया हो रहा है, क्योंकि इतना वातावरण में इतना पोल्यूशन अभी आ रहा है, और वो पोल्यूशन का हमने रोकने की कोशिश नहीं की। हमारा नेशन भी ये कह रहा है पोल्यूशन रोके, तो अगर आपने वो नहीं रोका है तो ये बीमारी होने की संभावना होती है। इसलिए पोल्यूशन को या वातावरण की शुद्धता को ध्यान में रखें, और घर में रहें तो मास्क जरूर पहनाएं, और खुद ही पहने, और जब बच्चे को पिला रहे हो तो माँ भी पहने, ये ज़रूरी है। सर, अगर टीकाकरण की बात करें तो जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है तो वो निमोनिया की वैक्सीन कब कब लगती है, कौन सा अंतराल में? वैसे हम लोग 6 महीने से हर 6 महीने में 3 डोज लगा देते हैं। अच्छा। नहीं आया तो जब भी आता तब हम लगा देते हैं। अगर कोई सर्जरी हो रही तो भी हम निमोनिया की वैक्सीन लगाते हैं। जैसे अभी किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, हम निमोनिया की वैक्सीन लगाते हैं। दिल की कोई जांच हो रही है उसमें निमोनिया की वैक्सीन लगा लेते हैं। कोई से भी हो रहा है, डायलिसिस हो रही है, उस पर निमोनिया ना हो जाए उसकी वैक्सीन लगा लेते हैं। मैंने निमोनिया की वैक्सीन, निमोनिया 13 से लेकर 24 तक की नई वैक्सीन आ गई हैं अभी, जिसमें 13 टाइप के वैक्सीन है, वायरस हैं, और 23 टाइप के वैक्सीन भी आ गए। ये सारे शासन ने हमको फ्री में उपलब्ध कराए हैं। आपका काम है आप अस्पताल में जाएं और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोल्ड चेन मेंटेन जो होती है वो सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा अच्छे से होती है, और वही ठीक से लगाते हैं। कई बार आपने जांच कराने को गए, वैक्सीन कहीं रख दी, और फिर वो आपको कल पहुंचे तो वो लगा दी। तो मीजल्स वैक्सीन में अक्सर ऐसा हुआ कि मीजल्स में 4 घंटे बाद अगर वैक्सीन का इस्तेमाल किया तो बच्चे मर गए। तो डरना नहीं है, इसलिए आप जाइए, समझदारी से काम करिए और वैक्सीन लगवाइए। बिल्कुल। सरकारी अस्पतालों में जो कोल्ड चेन की बात सर ने की है, वाकई उसको पूरी तरीके से उसे मेंटेन किया जा रहा है। और वैक्सीन तो अब तो घर घर आकर भी, बड़ा अगर आपका घर में एक कम्युनिटी में रह रहे हैं आप, तो वहाँ पर भी सुविधा देते हैं सरकार। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और अगर निमोनिया की वैक्सीन आपने पहले नहीं लगाई है बच्चे को, तो किसी भी उम्र में लगा सकते हैं। जैसे डॉक्टर चौधरी सर ने बताया कि 5 साल के बाद भी अगर आपने नहीं लगाई तो निमोनिया की वैक्सीन नीमोकोकल के नाम से जो आती है उसको अवश्य अभी तो पोलियो का भी आ रहा, 10, 11, 12 में पोलियो हमने रेडिकेट कर दिया, लेकिन 10, 11, 12 अभी दिसंबर के महीने में 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख को पोलियो के वैक्सीन भी पिलाई जा रही है। तो सभी से ये निवेदन जरूर है कि पोलियो की वैक्सीन जरूर पिलाएं, क्योंकि जो बच्चे नए आ रहे हैं उनमें उतनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पा रही है। जो बड़े हो गए 5 साल से ऊपर, उनकी तो इम्यूनिटी आ चुकी है, उनका हम रेडिकेट कर चुके हैं। लेकिन नए जो आ रहे हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में जो कौन सा पोलियो है, इसलिए वैक्सीन पोलियो की भी वही ज़रूरी है कि आपके बच्चे को अपंगता और सांस की बीमारी, माने कहते हैं अगर दिमाग में अगर ये पोलियो चला गया तो सांस चल रही है, लगता है पोलियो से हो गई है, लेकिन आप निमोनिया का इलाज कर रहे हैं, तो वो ध्यान रखिए कि सांस की बीमारी पोलियो से भी हो सकती है, माता से भी हो सकती है, निमोनिया सर्दी खांसी से भी हो सकती है, टिपिकल निमोनिया, या हमने कोई सी केमिकल अगर पी लिया। बच्चे बात देखा होगा आपने कि घर में बोतल कोई रखी हुई है इंसेक्टिसाइड की, वो पीली, फिनाइल की पीली, तो उससे लेपर्डल निमोनिया होता है। तो ये सारे निमोनिया है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कौन सी बीमारी है, किस बीमारी कैसे इलाज करना है। ये हर चीज़ में ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक लगा दिया और ठीक हो जाएगा जी। तो हर चीज़ में ऐसा नहीं कि भाप लगा दें और ठीक हो जाएगा, वो डॉक्टर इंतजार भी करना, वो डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। एक्सरे करा दीजिए, खून की जांच करा दीजिए, अगर छेद नहीं आ रहा तो लंग्स में हम वो टिश्यू देख के गले से स्वाब लेके जांच करते हैं कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि नेगेटिव बैक्टीरिया है कि वायरस है कि फंगस है, क्या है नहीं पता हमको, तो जांच कराने के बाद इलाज करिए। लेकिन हो नहीं इसकी ध्यान रखें, इसका बीमारी निमोनिया ना हो इसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल।
सर जो माताएं स्तनपान कराती हैं बच्चे को, या कि बोतल फीड भी आजकल हमने देखा एक चलन में आ गया है, उन लोगों में हमने देखा कि बार बार सर्दी जुकाम होता है, उनको पसलियाँ भी बहुत चलती हैं, डॉक्टर बोलता है आपके गलत तरीके से जो आपने दूध पिलाया है या फिर बॉटल फीड आप जो करा रहे हो उसकी मिस्टेक के करते लंग्स में इन्फेक्शन हो। ये सर इसको थोड़ा समझा पाएँ। बॉटल फीड तो हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि बॉटल के फीडिंग से ना उतनी आपके पास समझदारी से काम कर पाते हैं कि बोतल को 6 बोतल ले लें 6 बोतल के साथ साथ आप उनको सबको खोलते हुए पानी में डालें, हाथ धोएं, एक बोतल निकालें, दूध बनाएं, बोतल में रखें, फिर बाद में निपल को नमक से धोएं। लेकिन ये कर नहीं पाते। एक ही बोतल में पानी भर दिया, उसी को लेके उसकी बोतल के निपल को ऐसे पकड़ ले जैसे कान पकड़ लिया हो और चले जा रहे हैं, फिर बहुत जेब में रख ली, फिर निकाल के पिला दी। मैंने डायरिया के लिए सबसे बड़ा कारण, बार बार बीमार होने का सबसे बड़ा कारण सिर्फ बॉटल फीड है। और बॉटल में हम दूध जो पिलाते हैं अनडाइल्यूटेड मिल्क नहीं होता है, जो आधा पानी आधा मिला दिया, आधा देने वाले ने मिला दिया, आधा मादा निकाल दिया। तो बॉटल फीड ना करें। और अगर बार बार बॉटल फीड कर रहे हैं और अगर कहीं धोखे से खसका आया और दूध कहीं सिर खिसक गया अंदर, छाती में चला गया, तो निमोनिया हो जाता है। और निमोनिया बच्चे से सडनली सांस की गति रुक जाती है और काल कलवित माने मृत्यु हो जाती है। इसलिए बॉटल फीड कभी मत करिए, माँ का दूध पिलाइए। 2 साल तक पिला सकते हैं, जब तक दूध आता तब तक पिला सकते हैं। ऊपर से बने हुए पदार्थ, पेय पदार्थ 6 महीने के बाद देना चालू करना चाहिए। सेमी सॉलिड दाल है, दलिया है, खिचड़ी है, साबूदाना है, केला है, चीकू, पपीता, जो भी आपके घर में हो उसको खिलाइए। बच्चे की हिसाब से टाइम फीडिंग मत करिए। जब बच्चा रो रहा है तो देखिए, भूखा रो रहा है तो अपने आप देखेंगे। अगर बच्चा रो रहा है, सुस्त पड़ा हुआ है, लार निकल रही है और बच्चा आंखें पलटा रहा है, नीला पड़ रहा है, माने निमोनिया है, इसको तुरंत दिखाइए। बहुत लक्षण बहुत अलार्मिंग है, ये चेतावनी भरे लक्षण होते हैं। इसको आपने अगर इनमें लापरवाही की तो फिर जानलेवा भी हो सकता है। तो अगर बच्चा नीला पड़ रहा है, उसकी पसलियाँ चल रही हैं, वो लगातार दूध निकाल रहा है, बच्चा सुस्त है, बहुत लंबे समय से पेशाब भी नहीं गया है, तो ये सब चेतावनी भरे लक्षण हैं और तुरंत आप चिकित्सक से संपर्क करें। घर की जो भी आप चीज़ें निवारण के लिए यूज़ करते हैं उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें। चिकित्सक से पास में सामुदायिक केंद्र जाएं। अगर आप ग्रामीण में क्षेत्र में रह रहे हैं कहीं, तो भी आप तुरंत जाके कम से कम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लें और फिर जैसा भी डॉक्टर सलाह दें उसे योगा करें। भी उतना ही जरूरी है। बच्चा तो जैसे रोता है ना, हाँ। अरे रोना मत दो, रोने मत दो, अरे बच्चा रोना भी जरूरी है। बच्चा रो के ही अपनी सांस की गति को बढ़ा रहा है, माने ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है। बड़ों को हम बोलते हैं योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, सब कर लीजिए। लेकिन बड़ों को भी योगा करने से सांस में जो छाती होती है वो फैलती रहती है, घटती रहती है, फैलती नहीं घटती। हम लोग कहते हैं बच्चा अगर 30 सेकंड में नहीं रोया तो हमारा डॉक्टर रोता है, और अगर बच्चा रो दिया तो डॉक्टर हंसता है। इसलिए रोना वही उतना ज़रूरी है। ऐसा मत करिए कि बच्चा रोया नहीं रोया तो सोने दो, नहीं, उठा के देखिए। क्योंकि ठंड के दिनों में सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बच्चा को ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और माँ अगर दूध पिलाते पिलाते बच्चे को सो गई है तो उसका ब्रेस्ट उसकी नाक के ऊपर चिपक जाता है और सांस गंद हो जाती है, और बच्चा सुबह हुआ शांत मिलता है कि उसको कोई जान नहीं बची है। इसलिए ध्यान रखिए, फीड करते समय अलर्ट होकर फीड करिए, बैठ के फीड करिए, लिटा के फीड मत करिए, क्योंकि लिटाने के बाद सीधा सीधा छाती में जाता है। अगर उतनी देर में आपका ग्लॉटिस नली बंद नहीं हो पाई तो पेट में जाने जगह वो सांस की नली में चला जाएगा दूध, और बच्चा काल कलवित हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्तनपान करा रहे हैं तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरी है। ये माना जा सकता है कि आप भी बहुत थक गए, लेकिन इसमें कोई भी किसी प्रकार की लापरवाही बच्चे की जान तक ले सकती है। तो आप अवश्य अलर्ट रहें। रात में अगर आप स्तनपान करा रहे हैं तो बच्चे को गोदी में लेकर ही आप स्तनपान कराएं। डॉक्टर, अक्सर ऐसा होता है कि एक बार बच्चों में, अगर हम टीनेजर्स की बात कर लें या उनमें निमोनिया होता है, 2-3 बार हो गया साल में, तो हर बार दिवाली के आसपास हो गया, तो ऐसे बच्चों को क्या कुछ जीवन शैली में बदलाव करने की ज़रूरत है कि वो आम बच्चे की तरह खेल सकता है? बच्चों की तरह उनको खेलना चाहिए, जो करते उसको करने दीजिए। लेकिन अगर लगता है उसकी बार बार सांस फूल रही है तो उसकी एलर्जी की टेस्ट करा लेते हैं, या उनको बोलो मास्क रहेंगे। मास्क जो है बैरियर बोलते हैं, सांस की गति में अगर कोई सी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि निमोनिया ड्रॉपलेट्स होता है, कोई छींक रहा है, वो छींक के कण हवा में गए और बच्चा अगर 2 मीटर के अंदर बैठा हुआ है तो उसको ले जाएंगे। हमने कोविड ने बोला था 2 मीटर की डिस्टेंस रखिए, हाथ धोइए। तो अगर कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो उस पर आप कम से कम मास्क पहन लीजिए, हाथ को धो लीजिए,
उसी रूमाल को सभी लोग इस्तेमाल मत करें, कॉमन टॉवल का इस्तेमाल ना करें, बच्चे को अलग रखें, क्योंकि बच्चे को आपका संभाला काम ने, आपने 9 महीने तक बच्चे को पाला पेट के अंदर, बाहर भी 1 साल और पाल लीजिए, तो एक बार पल गया तो आपका बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा, जीवन भर कुछ नहीं होएगा। जी, बहुत अच्छी बात है, और ख्याल उतना ही रखना पड़ेगा जितना एक आपने गर्भावस्था के दौरान अपना रखा, तो 1 साल तक तकरीबन बच्चे का भी उतना ही ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। सर, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे जो हमारी माता देख रहे हैं, पेरेंट्स जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, जी। जिनके बच्चे नवजात हैं या 1 साल से अंदर के हैं, तो घर में ऐसी क्या घरेलू चीज़ें करें ताकि, कोई अक्सर ऐसा भी ठंड के दिन है लोग हीटर चला लेते हैं, फिर गर्म ठंडा करते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा आप सलाह मेरी सलाह ये है कि ठंड के दिन अगर आए हुए हैं तो 4 लेयर कपड़े पहनाइए। 4 लेयर माने गंजी हो, फिर एक कमीज हो, फिर एक स्वेटर हो, फिर एक और बड़ी स्वेटर हो। सर को ढक के रखिए, क्योंकि सर का हिस्सा में हमारी इसकी जो सर पे जो एनर्जी निकलती है वो मोर देन 30% निकलती है, यानी हमारी पूरे बॉडी में अगर 100 निकल रही है तो 30 से लेके 60 तक हमारे हेड से एनर्जी निकलती है। इसको कवर रखिए। लोग कान ढक लेते हैं, डिलीवरी के बाद कान में रुई लगा के रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की व्यवस्था कर रहे हैं। घर में आपने हीटर जला दिया, हमने देखा कि आप जहाँ कोल फील्ड देखे हमने, वहाँ पे कोल फील्ड में कोयला फ्री में मिलता है, तो भट्टी वाला कोयला जलाते रहते हैं और कमरे बंद करके चारों तरफ से कोई हवा ना आए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से बच्चे, पूरा परिवार, बच्चा अकेला नहीं, सारा परिवार जिस कमरे में है वो काल कलवे होने की संभावना रहती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मोनो की मात्रा अगर 40% से अगर ज़्यादा होती है तो हम बचा नहीं पाते हैं। और हम आर्गन डोनेशन में बोलते हैं कि अगर जो हमारा वेंटिलेटर पेशेंट है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड 40% ऊपर हो रही है, माने इसका ब्रेन डेड होने वाला है और हम इसको आर्गन डोनेशन दे सकते हैं। इसलिए आप उसको बचाने के लिए ये कमरा हवादार कमरा रखिए, हवादार कमरे में से हीटर मत जलाइए। लोग कहते हैं हम हीटर जला रहे हैं, तो हीटर जलाने के लिए भी तो आपको हवा लगेगी ना, उसमें ऑक्सीजन डलता है तो ऑक्सीजन लगती है ना, वो कहाँ से आएगी? उसी कमरे में 4 लोग 6 लोग सो रहे हैं, सिंगल न्यूक्लियर फैमिली 8-10 लोग सो रहे हैं, तो नहीं होता है। इसलिए आपको हवादार कमरा होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए, बिल्कुल वो ज़रूरी है। सिगड़ी बिगड़ी नहीं जलाना चाहिए। गर्म रखने के लिए और चाहे तो आप पानी की बोतल गर्म कर लें और बच्चे का आजू बाजू रख दें। जी सर। डॉक्टर ए के चौधरी सर, आप यहाँ आए, इतने अल्प समय में इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए साझा की, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।